Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you the adjusting entries, and today I am into the second lecture on the adjusting entries. In the previous lecture, and that was the first lecture regarding the adjusting entries, we had discussed the prepaid expenses. And before moving ahead, I would like to revise the basic concepts of the prepaid expenses. तो ये एक छोटी सी जो है एक टेबल है आपके सामने, इलस्ट्रेशन है, इसके अंदर जो है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस को समराइज़ किया गया है। सबसे पहले हमने इसमें कवर किया था कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर हम डिस्कस करते हैं। इट इंक्लूड्स इंश्योरेंस, सप्लाइज, एडवर्टाइजिंग, रेंट एंड डेप्रिसिएशन। तो इसमें रीज़न ऑफ एडजस्टमेंट क्या होती है? वो ये होती है कि हम एक्सपेंस को पहले इकट्ठा जो है वो बाय कर लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस उसका नाम होता है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एसेट्स। तो वी रिकॉर्ड इट इन द एसेट अकाउंट्स। एज सुन एज द एसेट इज़ यूज्ड अप इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस। अच्छा, अब इसमें एडजस्टमेंट करने की लॉजिक क्या है, वजह क्या है कि अगर हम जो है एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, जबकि हमने उस एक्सपेंसेस को इकट्ठे एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लिया था, अगर हम एडजस्ट नहीं करते तो हमें एक्सपेंस ज़ीरो नज़र आएगा और एसेट ओवर स्टेटेड नज़र आएगा। तो इसकी रीज़न ये हुई कि एसेट ओवर स्टेटेड है, एक्सपेंस अंडर स्टेटेड है। तो इस एडजस्टमेंट की बुनियाद, वजह, रीज़न को लेते हुए एक्सपेंसेस जिसको कि अंडर स्टेट किया था, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया जाएगा, इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, और क्रेडिट कर दिया जाएगा एसेट को या कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट को। यहाँ पे एसेट के साथ साथ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट की भी एक कॉन्सेप्ट को मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, जो कि आज के टॉपिक में इस्तेमाल होगा। एक ही बात है, या तो एसेट को आप क्रेडिट कर दीजिए, यानी कि एसेट को डिक्रीज़ कर दीजिए, या उसकी जगह एक ऐसा अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए जो कि एसेट की वैल्यू में कमी का बायस बनेगा। ऐसा अकाउंट जो कि एसेट की कीमत में, वैल्यू में कमी का बायस बनता है, उसको कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कहते हैं। जिसकी एक मिसाल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और दूसरी मिसाल अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स है, जिसको हम आगे जो है इंशाल्लाह अकाउंट रिसीवेबल्स के चैप्टर में देखेंगे। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है, शायद ये कंट्रेरी लफ्ज़ से निकला है। कंट्रेरी मीन्स कि ऑपोजिट, उलट। ऐसा अकाउंट जो कि किसी भी एसेट के ऑपोजिट बैलेंस रखता है उसको कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कहते हैं। एज यू ऑल नो, एसेट्स में हमेशा नॉर्मल बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है, और ज़ाहिर है उसका कॉन्ट्रा अकाउंट जो है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस रखेगा। तो अगर मिसाल के तौर पे मान लीजिए अभी हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। तो इक्विपमेंट अगर एक एसेट है, एसेट इक्विपमेंट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो उसके कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दैट ऑफ इक्विपमेंट बैलेंस वुड हैव क्रेडिट बैलेंस। अच्छा जी, अब हम जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस की एक एग्जांपल रह गई है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंश्योरेंस और सप्लाईज़ वगैरह की एग्जांपल की थी। इंश्योरेंस एक अपनी कैटेगरी के एतबार से एक डिफरेंट प्रीपेड एक्सपेंस है, सप्लाईज़ एक डिफरेंट है। सप्लाईज़ और इंश्योरेंस कैसे डिफरेंट है? सप्लाईज़ के अंदर एक्चुअल एसेट जो है वो डिप्लीट होता है, इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाता है, फना हो जाता है। जबकि इंश्योरेंस में क्या होता है? इंश्योरेंस के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस कोई ऐसा एसेट नहीं है कि वो वाकई वो डिप्लीट हो, रिड्यूस हो और ख़त्म हो जाए, फना हो जाए। जैसे कि हम मिसाल ले लेते हैं कि सप्लाईज़ के अंदर जो है वो कुछ लुब्रिकेंट्स भी आ सकते हैं, सप्लाईज़ के अंदर कुछ ऑयल्स आ सकते हैं फैक्ट्री के हवाले से, और ऑफिसेज़ हैं तो उसमें कुछ पेपर्स आ सकते हैं। तो ये चीज़ें इस्तेमाल होकर ख़त्म होती चली जाती हैं। लेकिन इंश्योरेंस में क्या है? इंश्योरेंस में टाइम का मसला होता है। इंश्योरेंस एक सर्विस है, सर्विस हासिल करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, और एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए हासिल करती है। टाइम बार्ड हो जाता है, टाइम गुजर जाता है, तो वो इंश्योरेंस का वो ख़ास टाइम पीरियड गुजरने के ज़रिए वो एसेट जो है एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आज हम बात करने लगे हैं एक तीसरी कैटेगरी के बारे में, जो कि है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ये फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स के हवाले से होता है। जैसे रूल आपको बता दिया कि प्री पेमेंट्स में या डेफरल में रूल क्या होता है कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं और एसेट हमेशा क्रेडिट होते हैं। एसेट क्रेडिट होते हैं या कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्रेडिट होता है। इसकी लॉजिक मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि हम कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट को से क्या मुराद है, उसको क्यों लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। बुक बहुत शानदार लिखी हुई है। तो डेप्रिसिएशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द एसेट्स डेप्रिसिएबल कॉस्ट ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ।
या इस ऑथर की लैंग्वेज में देख लेते हैं, डेफिनेशन में देख लेते हैं। डिप्रेसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ एन एसेट टू एक्सपेंस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यानी एसेट की कॉस्ट को, इक्विपमेंट की कॉस्ट को उसकी एसेट की जितनी यूजफुल लाइफ है उसमें एक्सपेंस आउट कर देना, उसमें तकसीम कर देना, एलोकेट कर देना जो है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। याद रहे कि यहाँ पे लफ्ज़ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन लिखा हुआ है, एलोकेटिंग लिखा हुआ है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सप्लाईज़ के अंदर एक्चुअल यूजेज होता है, एसेट एक्चुअली इस्तेमाल हो जाता है, जबकि डेप्रिसिएशन में एक्चुअल एसेट इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पे इक्विपमेंट है या व्हीकल्स हैं, तो ये नहीं होगा 1 साल गुजरने के बाद हम ये कहें कि ये मसलन इक्विपमेंट है या कंप्यूटर्स हैं या कार हैं, इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो इस्तेमाल हो गया, यानी कि हमने एक टायर इस्तेमाल कर दिया, एक टायर गायब हो गया, उड़ा दिया हमने, और 3 टायर्स की मदद से अब चल रही है। या ये कि खुदा न खास्ता हमने इंजन का आधा हिस्सा उड़ा दिया। ऐसे इसमें नहीं होता, इसमें वैल्यू में कमी होती है, जैसे कि लफ्ज़ बता रहा है डिप्रेसिएशन। तो डिप्रेसिएशन जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है, इस तरीके से हम इसको लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट होता है, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक ख़ास एसेट से रिलेटेड होगा। वहाँ पे क्या होता है? सप्लाईज एसेट को क्रेडिट कर दिया जाता है। यहाँ पे जो है एसेट को तो हम क्रेडिट नहीं करेंगे, इक्विपमेंट को, उसकी जगह एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे, जो कि एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। और कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट जो है अल्टीमेटली जाके वही काम करेगा जो कि सप्लाईज़ को क्रेडिट करने वाला काम है। यानी वो क्या काम करेगा वो हम आगे देखते हैं। वो इनफैक्ट ये है कि एसेट को की कॉस्ट में से उसको माइनस कर दिया जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। ये आप इस वक्त इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं 3.8 में। और फॉर एग्जांपल हमने एक परचेज़ किया इक्विपमेंट 5000 का, और उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस टाइम पीरियड की 40 हुई है, तो हमने उसको उसमें से माइनस कर दिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डैश इक्विपमेंट, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। और रिमेनिंग अमाउंट इज़ कॉल्ड द बुक वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट और स्पेसिफिक एसेट्स। तो इस तरीके से जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसने वही काम किया अल्टीमेटली जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पहुंचा, जो कि हम इक्विपमेंट को क्रेडिट कर देने से जो हमें हासिल होता। इसकी क्या रीज़न है इसको हम एंड पे देखेंगे कि हम उस एसेट को ही क्रेडिट, इक्विपमेंट ही को, लॉन्ग टर्म एसेट को, नॉन करंट एसेट ही को क्रेडिट क्यों नहीं कर देते, और हम जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यूज़ करते हैं। ये हम एंड पे देखते हैं। पहले ज़रा हम इस को अंडरस्टैंड करें। अच्छा जी, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? वाई? नॉर्मली जब भी मैं कभी कोई एक लेसन बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं 5-6 सवालात का जवाब ज़रूर दिया करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट, वाई, हाउ, फॉर होम, व्हेन। यानी एक चीज़, कौन सा काम, किसके लिए, किस लिए, किस वक्त, किन हालात में किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है? तो उसकी वजह यह है कि एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स इज़ एसेंशियली ए लॉन्ग टर्म प्री पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ एन एसेट। तो जब हम एक नॉन करंट एसेट को परचेज़ करते हैं तो वो एक एसेट को हम प्री पेमेंट, एक लॉन्ग टर्म प्री पेमेंट कर देते हैं। उसको इस्तेमाल करने की जो कीमत है, यानी कि डेप्रिसिएशन के जो एक्सपेंस को हम इकट्ठा करके एक प्री पेमेंट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एसेट्स कॉस्ट। तो इसके लिए हमें एडजस्टिंग एंट्री की ज़रूरत पड़ती है। एंड एडजस्टिंग एंट्री फॉर द डेप्रिसिएशन इज़ नीडेड टू रिकॉग्नाइज द कॉस्ट दैट हैज़ बीन यूज्ड एज एन एक्सपेंस। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात समझा दी है कि हमें एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद जो है वो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पेश आती है कि एसेट का कितना हिस्सा इस्तेमाल हो गया है, जो कि नॉन करंट एसेट्स की शक्ल में जो है वो उसकी वियर एंड टीयर, उसकी कीमत में कमी की सूरत में नज़र आता है ड्यूरिंग द पीरियड, एंड टू रिपोर्ट द अनयूज्ड पोर्शन ऑफ अनयूज्ड कॉस्ट ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो जितना इस्तेमाल हो गया उसमें से माइनस कर देंगे तो वो बकाया नेट बुक वैल्यू बन जाएगी, जो कि जो है अनयूज्ड कॉस्ट हो जाएगी। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड दैट द डेप्रिसिएशन इज़ एन एलोकेशन कॉन्सेप्ट, नॉट अ वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट। ये मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर आया हूँ कि ये एलोकेशन होती है। एलोकेशन जो है एक फार्मूले के ज़रिए इसको कर दिया जाता है। फार्मूले में मिसाल के तौर पे एक एसेट की कॉस्ट है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है उसकी एसेट की लाइफ के ऊपर, तो जो आंसर आता है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन जाता है। इसको वैल्यूएशन के ज़रिए नहीं फाइंड आउट करते, जैसे कि आप देखते हैं कि सप्लाईज़ में वैल्यूएशन कर ली जाती है कि एंड पे कितनी सप्लाईज़ बची हैं, ये उस तरह से नहीं होता। सो
डेप्रिसिएशन एलोकेट्स एन एसेट्स कॉस्ट टू द पीरियड्स इन विच इट इज़ यूज। जिस जिस टाइम पीरियड में डेप्रिसिएशन यूज़ होती है उस टाइम पीरियड में उस डेप्रिसिएशन को एसेट की कॉस्ट को एलोकेट कर दिया जाएगा। और याद रहे कि डेप्रिसिएशन डज नॉट अटेम्प्ट टू रिपोर्ट द एक्चुअल चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। ये नहीं होता कि हम जो एक्चुअली उस एसेट की कीमत में जो कमी हो रही होती है उसको हम डेप्रिसिएशन के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। नहीं, हम एक फार्मूला पहले ही लगा लेते हैं और उस फार्मूले के ज़रिए हम जो है वो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट को एलोकेट कर देते हैं, एसेट की कॉस्ट को एलोकेट कर देते हैं। अब जिस तरह से सप्लाईज़ या इंश्योरेंस का एक छोटा सा एक बॉक्स था जिसके अंदर हमने बात को समझा था, तो ये देखिए कि हमने कंप्यूटर सिस्टम परचेज़ किया जिसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है, प्रिंटर भी है और मॉनिटर भी है और ये सारा सिस्टम है। इक्विपमेंट परचेज़ किया हमने और इसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं, इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। उसके बाद जो है वो एसेट की जो टोटल कॉस्ट थी वो हमें गिवन है, उसको हमने जो है वो जितनी उसकी एसेट की यूज़फुल लाइफ है हम अभी इलस्ट्रेशन में देखते हैं। तो आपको गिवन है जी, एज्यूम दैट डेप्रिसिएशन ऑफ द इक्विपमेंट इज़ 480 अ ईयर। एक साल की सपोज डेप्रिसिएशन 480 है और जिसके ज़रिए अगर 480 डिवाइड बाई 12 कर दिया जाए तो एक मंथ की 40 आ जाती है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। तो अब हम इसकी अगर प्रीपेड के असूल के मुताबिक एडजस्टिंग एंट्री करने जाएं तो आपको मैंने बताया हुआ है कि हमेशा इसमें एक्सपेंस डेबिट होगा और एसेट क्रेडिट होगा या कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर देंगे। लेट्स सी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। याद रहे कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ डैश लगा के उस एसेट का नाम आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। प्रैक्टिकली जब आप सॉफ्टवेयर में कर रहे होंगे तो उसमें आपको वो क्लास ऑफ एसेट्स ज़रूर आइडेंटिफाई करना पड़ेगी जिसमें वाज़े तौर पे नज़र आ जाता है कि ये कौन सी क्लास ऑफ एसेट्स की ये डेप्रिसिएशन है। तो लिहाजा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ उस एसेट का नाम होना ज़रूरी है या क्लास ऑफ एसेट्स का। तो आप बाकी जर्नल्स को लेजर में पोस्टिंग करना ये आपको पता ही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट है तो आपके सामने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट है। 40 की अमाउंट से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट एक हमने ओपन कर दिया है, वो क्रेडिट है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का बैलेंस 40, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट 40 विद क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस और इक्विपमेंट 5000 से नज़र आ रहा है। एज यू नो अकाउंटिंग साइकिल के अंदर जर्नल्स हैं, लेजर्स हैं और उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। यही तीनों बैलेंसेस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में चले जाएंगे और आपको जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग की हद तक जो है ये आपको दिखा दिया गया है कि अगर हम उस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक एक्सट्रैक्ट बनाएं, एक छोटा सा हिस्सा बनाएं, एक तराशा बना लें तो वो इस तरह से अपीयर होगा। यानी ये जो तीनों लेजर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो लेजर्स हैं ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये वाले, इनको अगर हम लेके जाएं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर तो ये अपने अपने बैलेंस के साथ जो है वो ऑब्वियसली जो इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे वो इफ़ेक्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब जाएगा तो इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं। ऑल द कॉन्ट्रा एसेट्स अकाउंट्स हैव इंक्रीजेस, डिक्रीजेस एंड नॉर्मल बैलेंसेस ऑपोजिट टू द अकाउंट टू विच दे रिलेट। कॉन्ट्रा का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जिस भी एसेट का वो कॉन्ट्रा होगा उसके उलट होगा, वो उसके जो है वो उलट बैलेंस ही हमेशा रखेगा। बुक वैल्यू को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द प्रीपेमेंट्स। तो पिछले लेक्चर में प्रीपेमेंट्स की 2 एग्जांपल्स डिस्कस की और इस लेक्चर में जो है वो प्रीपेमेंट की 1 एग्जांपल मैंने डिस्कस की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो प्रीपेमेंट्स की दूसरी एग्जांपल के साथ मैं हाज़िर होऊंगा जिसके अंदर हम अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।